नमस्कार साथियों, मैं जेपी भाकर आज आपके लिए यहाँ पे राजस्थान पुलिस का पेपर है। सिलेबस के आधारित लेके आए हैं, चयन कराने वाला ये पेपर है और सबसे हटके हमारा ये मॉडल पेपर होने वाला है। आपके बिल्कुल आपके टॉपिक वाइज है ये होगा। तो राजस्थान पुलिस अपना मॉडल पेपर 31 ये हम करने वाले हैं और सबसे पहले हम करेंगे पार्ट ए के से जुड़े हुए क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे पार्ट ए के जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका कौन सा आता है, कंप्यूटर और रीजनिंग आती है। तो पार्ट ए के पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे यही है कि डीटीपी का पूरा नाम क्या है। देखिए डीटीपी इसका पूरा नाम क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या नाम होता है भैया? डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका पूरा नाम होता है। आपको सभी को इसका नाम याद होना चाहिए। और कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म्स होती है, कंप्यूटर के जो काम आने वाले हैं, हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो या कोई अन्य हो, उन सब की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। क्योंकि आपके कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन में से आपके फुल फॉर्म से जुड़े हुए ज्यादा नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं फुल फॉर्म से जुड़े हुए। और फुल फॉर्म अगर आप नॉर्मली याद करें तो आपको 100 से ज्यादा फुल फॉर्म मिलने वाली नहीं है। अगर आप उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, तो इनको जरूर क्लियर करें। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए उपयुक्त कंप्यूटर होता है। देखिए पेट्रोल पंप आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, वहां पे जो कंप्यूटर लगा होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। देखिए टाइपराइटिंग में क्या होता है कि आपने एक दबाया, दूसरा बटन दबाया, तीसरा बटन दबाया, चौथा बटन दबाया, वैसे वैसे ही वो टाइप होता जाता है। जैसे जैसे आप टाइपराइटिंग में बटन दबाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा और एक स्क्रॉल होता जाएगा। यानी एक लाइन पहले होगी, फिर उसके बाद में दूसरी लाइन छपेगी, फिर तीसरी लाइन छपेगी टाइपराइटर में। इसी प्रकार से इस तकनीक पे जो कार्य करता है वो इम्पैक्ट प्रिंटिंग है, वो कार्य करता है। तो इम्पैक्ट याद रखिएगा, बी आंसर इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे डिजिटल प्रिंटर है तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर का ही उदाहरण है, वो भी आप याद रख सकते हैं। चुंबकीय स्याही का उपयोग किसमें किया जाता है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है OCR, तो इसका फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ये होती है OMR। ठीक है, ये देखिए ये तो क्या होती है, जो भी छपे हुए अक्षर है पेज पे उनको पढ़ने के लिए होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यूज में लिया जाता है। OMR आपको पता है कि आपकी जो आजकल जो आपकी आ रही है OMR शीट उसको चेक करने में काम में लिया जाता है। और यहाँ पे चुंबकीय स्याही का MICR ये बिंग के अंदर काम में ली जाती है चेक क्लियर करने के लिए। तो इसको आप जरूर याद रखिए, MICR चुंबकीय स्याही का इसमें उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट में होते हैं। देखिए एक बाइट है वो कितने बीट के बराबर होती है? तो एक बाइट है, ये आपकी एक बाइट है, ये आपकी होती है 8 बीट के बराबर। एक बाइट कितने बीट के बराबर होती है? 8 बीट के बराबर होती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। न्यूमरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। आप देखिए न्यूमरिक कीपैड है उसका मोस्टली कहां पर उपयोग किया जाता है? तो यहां पे हम देखेंगे न्यूमरिक कीपैड है, मोस्टली बात करें ग्राफिक कार्य है तो इसके अंदर तो आपको पता है कि जितने भी डिजाइन कार्य करने हैं वो होते हैं। ठीक है, गेमिंग का है, सब कुछ भी आप ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ काम है, तो इसमें न्यूमरिक कीपैड कहीं यूज नहीं है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में आपको पता है कि न्यूमरिक तो आएंगे ही, साथ में आपकी अल्फाबेट है वो भी यहाँ पे यूज होना है। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग नहीं होगा, ग्राफिक्स कार्य नहीं होगा, बच्चा कौन? बैंकिंग कार्य। तो बैंकिंग कार्य में बिल्कुल न्यूमरिक कीपैड है वो आवश्यकता होती है। जैसे बैंक में काम होते हैं तो अंकों का काम होता है, वहां पे तो पैसों की गणना होती है, तो ज्यादा नंबर दबाने हैं तो वहां पे ये न्यूमरिक कीपैड की आवश्यकता पड़ेगी। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? अब देखिए जो सीपीयू है उसका एएलयू होता है, उसमें क्या होता है? देखिए सीपीयू का जो एएलयू है उसके अंदर क्या होते हैं? तो जो सीपीयू का एएलयू है इसके अंदर होते हैं रजिस्टर। और आपको पता है सबसे फास्ट मेमोरी की बात करें तो वो रजिस्टर ही है। तो ये आप याद रख लेना सभी जने, जितने भी हमारे लाइव क्लास देख रहे हैं, सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। तो सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर होते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? अब देखिए सीपीयू है उसमें कौन सी यूनिट है वो नहीं होती है? तो हमें पता है डिकोड यूनिट होती है, प्रीफेच यूनिट होती है, एएलयू अर्थमेट
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, तो ये हो ही जाएगी। और रैम इसमें नहीं होती, सीपीयू का भाग रैम नहीं है, ये एक मेमोरी का भाग है, ये याद रखेंगे आप। किस प्रकार की रोम मेमोरी को मिटाने के लिए विद्युत चुंबकीय किरणों का उपयोग किया जाता है? और देखो पिछली बार क्या हुआ था, ये जो EEPROM रोम है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी और कईयों ने नहीं की थी। मैं आपको कहता हूँ फुल फॉर्म जरूर याद रखा करें, और इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, सही आंसर। किस इसकी कुछ चुंबकीय किरणों को का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। एलसीडी का विस्तृत रूप क्या है? देखिए एलसीडी आप घर पे यूज लेते होंगे, कहीं ना कहीं आपने एलसीडी जरूर पढ़ा होगा। एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन थे, हमने आपको करवाए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। आगे क्लास करने से पहले हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बना हुआ है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप चाहे तो इस नाम से सर्च कर सकते हैं, JEPYBHAKR, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेरे डाला हुआ है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो जरूर ध्यान रखिएगा, दूसरे फर्जी ऐप है वो मत डाउनलोड करिए, इस लोगो वाला ऐप है वही डाउनलोड आप करना है, जेपी भाकर लिखकर करना है। वहाँ पे आपको राजस्थान पुलिस के कोर्स में जाना है। वहाँ पे आप कहाँ जाओगे? राजस्थान पुलिस के कोर्स है इस ऐप में, वहाँ जाना है, और वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी दिया हुआ है, और कोर्स परचेज करना चाहे तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग पहले टेस्ट कर लेना, आपको अच्छा लगे तो फिर आप परचेज कर सकते हैं। बाकी फ्री मटेरियल भी बहुत सारा है वहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेज ने किसे यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। एक तो यहां से ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र का महासचिव वर्तमान में है एंटोनियो गुतेरेज, ठीक है, ये याद रख लेना एक तो। दूसरा ये रखना है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। देखिए यूनिसेफ का आपसे मुख्यालय पूछा जा सकता है, यूनिसेफ का मुख्यालय होता है न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क है, ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता है एग्जाम में। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर है, याद रख लेना। यूनिसेफ बनाया कब था? यूनिसेफ को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946 को की गई है, ये याद रख लेना। अब देखो मैंने रखा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। देखो पहले इसका फुल फॉर्म था अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था। इसमें से आपातकालीन है ना, इसको हटा दिया, ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय हटा दिया, आपातकालीन हटा दिया। अब बस अब ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रह गया है। कब हटाया? 1953 में ये वर्ड हटा दिए गए थे। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई है, और इसकी जो अध्यक्ष, नया अध्यक्ष नियुक्त किया है वो कैथरीन रसेल को किया है, अमेरिका की है ये कैथरीन रसेल। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना सभी जने। अब देखो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हम आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसका मुख्यालय देखेंगे। तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC है, वॉशिंगटन DC है इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, तो ये याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है वो IMF या वॉशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, USA अमेरिका में है इसकी। अब देखो IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है, ठीक है, यानी पदोन्नत किया है या मैनेजर किसे बनाया है? भारतीय मूल की है ये, तो याद रख लेना गीता गोपीनाथ, इसको बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में मैंने इसको शामिल किया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अब देखो सेमुरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जिसे में 6 दिसंबर 2021 को विस्फोट हुआ है? विशेष तौर से जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं मेन परीक्षा की, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेमुरु ज्वालामुखी ये पूर्वी जावा द्वीप है, जो पूर्वी जावा द्वीप है, ये जावा द्वीप कहाँ पे है भैया? ये जावा द्वीप है ना, ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है जावा द्वीप? ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। दूसरी बात, जो ये ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी में जाना जाता है, तो आपसे जरूर याद रख लेना कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है,
ठीक है, विस्फोट कब हुआ? दिसंबर में हुए हैं। इसमें पूर्वी जावा द्वीप इंडोनेशिया में ये स्थित है। दूसरी बात हमें ये याद रख लेना है, इसे महामेरु के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से भी याद जाना जाता है? महामेरु ज्वालामुखी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है। थोड़ा यार धीरे चल रहा हूँ तो बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर ये क्लास अच्छी है या नहीं है, कोई कमी होती है तो बताया करो। लाइक और शेयर में कमी मत रखा करो, वो जरूर किया करो। देखो दिसंबर 2021 के पूर्वार्ध में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान जवाद का नामकरण किस देश ने किया था? और जो भी यार देखो तूफान आता है ना, मैं ये तो नहीं कहता पर 50% चांस होते हैं कि उसके बारे में क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी लेटेस्ट के एग्जामों में ये ट्रेंड हमने देखा है, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि देखो दिसंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न जो चक्रवाती तूफान है जवाद, इसका नामकरण है वो सऊदी अरब ने किया है। नामकरण किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। ये जरूर याद रखिएगा आप। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, भारत और किस देश के बीच में एक्स एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 6 से 19 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया। अब देखो यार आजकल सैन्य अभ्यास पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक्स एक्वेरियन जो सैन्य अभ्यास है ये होता है मालदीव और भारत के मध्य। किन किन के मध्य होता है? एक्स एक्वेरियन ये अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, भारत और मालदीव के बीच में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मालदीव के जो कडधू द्वीप है वहां पे हुआ है, तो हमारे इंडिया में नहीं हुआ है, ये मालदीव में ही हुआ है। ये भी हम याद रख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगान का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था? तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है राष्ट्रगीत इसका कौन से उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। किसके द्वारा लिखा गया आनंद मठ? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन से अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे ना तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मान के चलिए। हमारे में से क्या है, अधिकतर क्या होते हैं, भाई साहब क्वेश्चन पढ़ लिया, ये कर ली, उस पर ध्यान नहीं दिया, बस नीचे कमेंट में आप आंसर दे दोगे, सब कुछ कर दोगे, उसको आपने सही ध्यान ढंग से पढ़ा नहीं है। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ है, तो ये भी याद रख लेना आनंद मठ से। ठीक है, अब ये प्रथम हुआ था 1882 में। ठीक है, यानी अपनी देखो 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यार मैं कांग्रेस इसके नीचे लगा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एयू होयम इसके संस्थापक थे। ठीक है, बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ये जरूर याद रखा करो, इनसे पहले ये प्रकाशित हो चुका है आनंद मठ में, ये भी याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? अब देखिए एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो भाई ये तो है मांडवी के अंदर, और मांडवी है ये कहाँ पे आती है? अब आपसे जरूरी नहीं है कि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र पूछ लिया आपसे और मांडवी दे, वहां पे अगर आपको दे दे कच्छ दे दे तो भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। और वहां पे अगर मैं गुजरात लिख दूं तो भी गलत नहीं होना चाहिए। गुजरात राज्य के कच्छ में मांडवी स्थान पर है, तो याद रखना, इसको भूलना मत। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर स्थित है? एक या तो वो संस्थान है ना, इसकी लिस्ट में डाल दूंगा आपको, आप चाहे तो याद कर लेना। यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो वहीं पे इसको पूछे, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या हमारे राजस्थान एग्जाम की ही कोई दूसरी तैयारी कर रहे हो, वहां पर भी ये संस्थान जरूर पूछे जाते हैं। तो ये इसका आंसर तो हो जाएगा आपका लखनऊ। बाकी इसकी लिस्ट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप रट लेना, याद नहीं करना, रट लेना, बस ये कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन याद करने पे नहीं होते हैं, इनको रटने पे ये याद हो जाते हैं। ठीक है ना, तो रटना है, मैं हर क्वेश्चन को मैं कहता हूँ ना रटा करो, बस उसको रट लिया करो। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये मैंने कहा 2 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए इस क्वेश्चन में, बेंगलुरु में है भाई ये तो। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। तो रटा करो, कोई भी क्वेश्चन को आप रटा करो। रटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक बार आप उसको लेके बैठेंगे, ये है आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, ऐसे नहीं। आराम से पढ़ो उसको, दूसरे 2-3 घंटे बाद में पढ़ो, 4-5 दिन बाद में पढ़ो, महीने में उसको आप 10 बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भैया, देखो शुरू में अपने गुरुजी हमें क्या करते थे, पहाड़े अपन को ठोक ठोक के सिखाते थे। आज भी सबको याद है पहाड़े। ठीक है, 10 तक हमने लालसा है, आज तक 10 तक पहाड़ी सबको आते हैं।
10 के बाद में जरूरी नहीं है 11 11 का सबको आता है, 22 12 का नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, हमें पढ़ने की लालसा नहीं थी, पर किया ना हमने, रटा ना, बस यही होता है। जो आपने चीज रटी है ना वो आपको याद रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरहित होता है? तो ये संचित निधि से आरहित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? अब देखिए, जो भारत का जो संविधान है वो वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। क्यों? भारत का संविधान लचीला है, साथ में कठोर भी है। तो लचीला और कठोर दोनों है, इसका मतलब ये वकीलों का स्वर्ग है। और ये कहा किसने था? ये कहा था जेनिंगस ने। तो जो ये कथन होते हैं ना, ये मोस्टली हमें याद रखने होते हैं भैया। नाम थोड़ा अटपटा है, हमें याद नहीं रहेगा, पर रखना पड़ेगा क्यों एग्जाम में आ सकता है भाई ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में आप 19A कर दो, बी कर दो, सी कर दो, डी कर दो, ठीक है, ये है ना। तो भारतीय, देखो, एक तो हमें बोलने की आजादी देता है, सभा की आजादी देता है, संघ बनाने की आजादी देता है, पूरे देश में आने जाने की आजादी देता है, पूरे देश में कहीं पर भी बसने या रहने की आजादी देता है, जो कोई भी व्यापार और आजीविका की हमें आजादी देता है। इस प्रकार से ये 6 हमें स्वतंत्रताएं देता है। 6 कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है? बोलने की आजादी ए में, 19A में, 19B में सभा की आजादी, 19C में संघ बनाने की आजादी, 19D में पूरे देश में आने जाने की आजादी, 19E में पूरे देश में कहीं पर भी बसने और रहने की आजादी, 19G में कोई भी व्यापार और आजीविका की आजादी हमें दी जाती है अनुच्छेद 19 के तहत। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो अब ये याद रखना आपको, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार कौन था? अब आप कईयों के मन में यही होगा कि जो पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे ना वो निर्विरोध बनाए गए थे। नहीं भैया, ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे, इनके खिलाफ भी कोई खड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो निर्विरोध नहीं थे ये याद रखना है आपको। कई जने गलती कर देते हैं यहाँ पे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ केटी शाह है ना, ये खड़े हुए थे। ये खिलाफ उम्मीदवार कौन थे? केटी शाह थे, ये याद रखना। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किनके द्वारा दिया गया? भारत के अंदर जीएसटी, ठीक है, जीएसटी, ठीक है ग्रुप। अब बताओ भाई, विजय केलवकर समिति के द्वारा यह दिया गया था सुझाव। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? ग्रीन हाउस गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मोस्टली सीएफसी है, ये सारी गैसें हैं। इन गैसों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान यूएसए का है भैया। यूएसए का सर्वाधिक योगदान है, ये याद रख लेना। और यार हाँ, एक क्वेश्चन मैं जरूर आपसे बता देता हूं यहाँ पे, सीएफसी इसका फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। ये होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल नाम होता है, ये हमें याद रख लेना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अच्छा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वोच्च है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला सबसे ज्यादा है? तो ये हिमाचल प्रदेश की महिला साक्षरता सर्वोच्च है, सबसे अधिक है। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है ना, इनमें से सागर के पानी का क्वथनांक बिंदु सामान्य जल की तुलना में क्या होता है? देखिए, सागर के पानी का क्वथनांक बिंदु। अब देखो एक बात बता देता हूं, कोई भी पानी है, शुद्ध पानी मान लो या कोई भी पानी है, अगर आपने इसके अंदर अशुद्धि मिला दी, क्या मिला दिया आपने? अशुद्धि मिला दी, तो क्या हो जाएगा? इसका क्वथनांक बिंदु है, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा बजाय घटने के। यानी और हमारा जो सागर का पानी है, जो समुद्र का पानी है, उसमें क्या होती है? लवण मिले हुए होते हैं कि नहीं होते हैं? नमकीन पानी होता है तो लवण मिले हुए होते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें अशुद्धि मिली हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये ऊंचा हो जाएगा इसका क्वथनांक सामान्य जल की तुलना में। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग कितने
बराबर होती है, देखिए 1 डिग्री अक्षांश। ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1 डिग्री अक्षांश है, ये आपका 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अब याद रख लेना, कोई भी गलत मत करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? अब यार देखो, यहाँ पे एक तो पायसम सेटाइवम है, ये उद्यान मटर है, ये आप जरूर याद रख लेना। कोई दूसरे, ये आम का आप रखो या ना रखो, पायसम सेटाइवम जरूर रखना। ये उद्यान मटर का नाम है। और इसके ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल है, इनके द्वारा अपने आनुवंशिकता के लक्ष्य इस पे अध्ययन किया था, आनुवंशिकता का अध्ययन किया था, अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किए गए थे। और इसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, आनुवंशिकता का पिता या जनक भी कह दे तो गलत नहीं होगा। आनुवंशिकता का जनक या पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइवम था, इसके ऊपर किया था, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई मेजीफेरा इंडिका, इसका सही नाम हो जाएगा। आम का नाम निम्न में से प्राकृतिक रबड़ है। अब देखो प्राकृतिक रबड़ है, अब देखो यार प्राकृतिक रबड़ है, इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? गंधक मिलाया जाता है। गंधक कह सकते हैं या आप सल्फर कह दो यार, सल्फर में कहूं तो गलत नहीं होगा। और सल्फर का अणु सबसे बड़ा अणु होता है S8, हम इससे लिख सकते हैं। यानी सल्फर के अणु में कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं। सल्फर के अणु में कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एक अलग अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है। तो सबसे बड़ा अणु होता है सल्फर का अणु, और ये कितना होता है? 8 तत्व होते हैं इसमें सल्फर के। तो ये क्या करता है कि ये आइसोप्रीन है ना, आइसोप्रीन जो ये प्राकृतिक रबड़ है इसके साथ मिलाया जाता है, जिससे ये अपने कृत्रिम रेशम में रबड़ में बदल जाता है। तो ये याद रखिएगा, प्राकृतिक रबड़, इसके अंदर क्या मिलाया जाएगा? इसमें सल्फर मिलाया जाएगा, ठीक है ना। ये याद रख लेना, एक तरह से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाया जाता है? देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसकी दिशा ज्ञात कर रहे हैं तो हम लेंज का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? लेंज का नियम हम यहाँ पे लगाएंगे। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है? अब देखो अभिलंबवत मतलब ये इस प्रकार से आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण होगा वो बिना कोई, यहां से सीधे अगर अभिलंबवत मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है ना ये वापस, तो बिना 0 डिग्री के कोण के साथ ये किरण वापस लौट जाती है। तो परावर्तन पूछा है तो परावर्तन कर दीजिएगा, अपवर्तन पूछा है तो अपवर्तन, और यहां से 0 डिग्री का यहां पे हो जाएगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका। परावर्तन का मतलब होता है वापस पुनः लौट जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे परावर्तित हो जाएगी 0 डिग्री पर वापस, यानी जिस तरफ आई उसी तरफ वापस चली जाएगी। अगर 90 डिग्री पे आती है तो अभिलंबित आती तो है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत के अंदर डाक व्यवस्था है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने शादी के लिए लड़कियों की उम्र कितनी निर्धारित की थी? तो अकबर के द्वारा शादी के लिए लड़कियों की उम्र है 14 वर्ष निर्धारित की है, ये भी याद रखिए आप। दूसरा हमारा है, लौकिक विश्वास और आयुर्वेदिक चिकित्सा संबंधी मंत्र किस वेद में है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो त्रिवेद है, ये कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि ये जो 4 वेद लिखे गए हैं इनमें से एक त्रिवेद के अंदर नहीं माना जाता है, वो कौन सा होता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। जबकि देखो लौकिक विश्वास और आयुर्वेदिक चिकित्सा संबंधी मंत्र है ना वो अथर्ववेद में दिए गए हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आचार्य रामानुज किस राजवंश में के समय में थे? अब देखो दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध आचार्य रामानुज है ये चोल वंश से जुड़े हुए हैं, के समय में थे, चोल वंश के समय में थे ये। मांडा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई सभ्यता है उसके बारे में पूछा है। जैसे रावी नदी के किनारे सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है, ये विकसित है, तो इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको याद रखना है, रावी नदी किनारे है। जैसे सिंधु है, सिंधु सभ्यता के किनारे मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना। जितनी भी अपनी सभ्यताएं हैं ना वो किसी ना किसी
सी नदी के किनारे जरूर थी, ये जरूर याद रख लेना। तो मोहनजोदड़ो के किनारे ये स्थित है। जैसे यहाँ पे सतलज है, सतलज के किनारे भी है, वो कौन सी है, रोपड़ सभ्यता है, ये है। और एक ही तो बची अब, चिनाब, मांडा सभ्यता चिनाब नदी के किनारे थी, विकसित, ये याद रखना आप लोगों को। फ्यूज तार बना होता है, देखिए फ्यूज तार है, ये बना होता है, किसका बना होता है, फ्यूज तार है, मिश्र धातु है, होती है इसमें टिन और शीशा, क्या होती है, टिन और शीशा है, ये इसमें बना होता है। तो द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, टिन और शीशे धातु की बनी होती है। डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों की किस कण की उपस्थिति को पहचाना, देखिए डॉक्टर भाभा है, उसने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की उपस्थिति को पहचाना है, तो डॉक्टर भाभा इनके द्वारा मेसोन किरणों को पहचाना है, ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल का स्वतंत्र अपफुहन का नियम किस पर आधारित है, अवलोकनों पर आधारित है। मेंडल का स्वतंत्र अपफुहन का नियम द्विसंकरण पद्धति पे आधारित है, अवलोकनों पर आधारित है, ये याद रख लेना मेंडल। और देखो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है, आनुवांशिकता का पिता इसे कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, पाइसम सेटावाइम उदाहरण मटर के ऊपर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे, 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। तो ये सारे लक्षण है, ये आपको याद रखने हैं सारे, ऐसे नहीं है कि आप भूल जाओ, इस क्लास को लिया खत्म, बात आपने याद नहीं किया, नहीं याद करना है यार। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई के नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में काम में लिया जाता है। और पिछली बार जो एग्जाम का पेपर हुआ था ना, उसमें हूबहू ऑप्शन इसको पूछा था, ऑप्शन तक चेंज नहीं किए थे भाई साहब। तो ये है टेफ्लॉन, ठीक है ना, नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने के लिए सामान्यतः काम में लिया जाता है टेफ्लॉन का। और जो हत्ते बनाए जाते हैं, जो रसोई के बर्तनों के हत्ते बनाए जाते हैं ना, हत्ते बनाए जाते हैं, वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, बेकेलाइट है उसके बनाए जाते हैं, ठीक है ना, अपने टीवी के सर वो सारे बनाए जाते हैं। यहाँ पे टेफ्लॉन हो जाएगा सही आंसर, तो इसको याद रख लेना। कान अभी बता रहा हूँ भाई, लिख लेना, आप कहीं पर भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा करो उनको, स्क्रीनशॉट ले लिया आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ा करो, लिखा करो रजिस्टर में। आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का विचार किनके द्वारा प्रस्तुत किया है, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हेजा के रोगाणुओं की खोज किनके द्वारा की थी। भाई जिसको विश्वास नहीं है, दो क्लास, इस क्लास के अंदर से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जिसको विश्वास नहीं है पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन हूबहू पूछा था। और रॉबर्ट कोच है इसमें हेजा के रोगाणुओं की खोज की थी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो पार्ट बी में मैंने आपके हूबहू बताए 2 क्वेश्चन, तो ठीक है कि एक पेपर से 2 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी मायने रखता है। तो ये इस प्रकार से पिछले पेपर आए थे। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ क्वेश्चन वो पार्ट बी के मैं वही क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ, दोहराता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार के दोहराता हूँ, वो ट्राई करता हूँ। और ये पार्ट सी जिसको भाई जिसने भी हमारी प्लेलिस्ट में जाके पार्ट सी नहीं देखा है, अब भी बोलता हूँ पार्ट सी देख लीजिए। 280 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो चैनल बंद कर दूंगा भाई साहब, यूट्यूब चैनल ये जो है ना डिलीट मार दूंगा पूरा। अगर 280 क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए आपके पेपर में, चैनल डिलीट कर सकता हूँ। विश्वास नहीं है, प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके देख लो, पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएगा। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के किस वर्ष बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया गया था, तो ये 1950 से आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने के आश्रय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग का वर्णन हमें मिलता है, तो धारा 354। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेष अधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का प्रावधान किया गया है, सजा का कानून का प्रावधान है, तो ये धारा 354A के अंदर है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं के ताक झांक करने से जुड़ी हुई है, तो देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354C, ये महिलाओं की ताक झांक कर की जाती है, तो 354C के तहत केस दर्ज किया जाता है आपका भाई, जो भी है वो धारा 354C लगाई जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, अब देखो दंड प्रक्रिया संहिता 2 प्रकार की होती है जिसे पुलिस जांच के दौरान अपनाती है। एक तो प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में होती है और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। दूसरी बात,
दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी दोनों प्रक्रियाओं का हमें ब्यौरा पुलिस को ब्यौरा है वो देना जरूरी होता है। द आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सारे ही सही है, एक भी इसमें गलत नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के कानून के अंतर्गत स्त्री के साथ उसके सहमति के बिना, सहमति के डरा धमकाकर, उसके प्रियजनों का डर दिखाकर किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को गंभीर क्षति पहुंचती है, मृत्यु हो जाती है, तो धारा 376 ए के तहत केस दर्ज किया जाता है। वैसे देखो बलात्कार से जुड़ा हुआ केस है वो 376 के अंतर्गत आता है, पर मान लो 376 ए क्यों आती लगती है? अगर मान लो कि उसकी सहमति से, बिना सहमति से डरा धमकाकर, प्रियजनों का डर दिखाकर बलात्कार किया जाता है और उसे क्या है गंभीर क्षति पहुंचती है, उसको, महिला को, या मृत्यु हो जाती है, तो 376 ए के तहत केस दर्ज किया जाता है। साथ में ही ये भी याद रखना है आपको 376 डी, इसके साथ सामूहिक बलात्कार है, उस स्थिति में 376 डी का धारा लगेगी, ये भी याद रखना है। साथ में ये भी लगेगी, ऐसा नहीं ये धारा नहीं लगाई जाती, वो भी लगाई जाती है, ये भी लगाई जाती है। यदि किसी लड़की को विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए, मान लो कोई भी लड़की का विवाह हुआ, 7 साल उसको हुए नहीं और उसकी असामान्य परिस्थिति जैसे जलने से है या कोई भी ऐसी फांसी लगाने से है, यानी ये असामान्य परिस्थिति मानी जाती है, आप सब जानते हैं, आपको समझदार है। अगर ये मौत हो जाए और ये साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, मौत से पहले उसको क्या था, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो कौन सी धारा लगेगी? उसके पति और उसके जो रिश्तेदार है उनको कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है और धारा 304 बी के तहत किया गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देखो कितनी साल की सजा हो सकती है, धारा 304 बी के तहत कितने साल की सजा हो सकती है? हमने ये तो पता कर लिया कि 304 बी धारा लगेगी, कितने साल की सजा हो सकती है? तो इसमें कम से कम 7 साल की सजा और आजीवन की कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। अब हमें इसमें से गलत तथ्य बताना है, तो गलत में इसमें दहेज की परिभाषा लिखी गई है। देखो शादी के वक्त जो उपहार जेवर लड़की को दिए जाते हैं स्त्री धन कहलाते हैं, तो स्त्री धन की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। और कई जने मेरे भाई बंधु तो ऐसे जुड़े हुए होंगे, वो कहेंगे सर आपने ये क्वेश्चन तो स्त्री धन की परिभाषा हमें बताई नहीं, यहाँ पे तो स्त्री धन की परिभाषा आ गई। भाई ये स्त्री धन की परिभाषा ही तो है। अब क्वेश्चन से अगर आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना नहीं सीखोगे तो कहाँ आपके नंबर आने वाले? भाई क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। लड़की और लड़की, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया था कि दहेज की 3 स्थितियां होती है। मैंने ये नहीं कहा कि दहेज की 3 स्थितियां होती है, मैंने 3 स्थितियों के नाम लिख दिए कि विवाह से पहले, विवाह के समय और विवाह के पश्चात। और क्वेश्चन में क्या पूछा मैं, और फिर मैंने कहा दहेज की स्थितियां हैं उपरोक्त सभी, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन करवाया। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया, दहेज की कितनी स्थितियां होती है, 1 2 3 4, तो आप क्या बताओगे? यही तो 3 ही तो बताओगे ना। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो हमें आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे दहेज के अंदर आता है, ये याद रख लेना, नहीं हटाना है हमें यहाँ से। दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति, अब नियुक्ति किससे करेंगे? बॉडीगार्ड बनाना पड़ेगा, बॉडीगार्ड से जुड़ा हुआ बी, और बी हमारा हो जाएगा धारा 8 बी। ये याद रख लेना, दहेज निषेध अधिनियम में कौन सी धारा है जिसमें दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो धारा बॉडीगार्ड बनाया जाता है, तो वो धारा 8 बी के तहत बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बार बार बताया है, जिन्होंने अभी तक हमारा ये राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने हमारा अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो भाई जाओ डाउनलोड करो, वहीं पे राजस्थान पुलिस का कोर्स लिखा हुआ है, उस कोर्स को जाओ, उसमें फ्री कंटेंट डाला हुआ है वो देखो, उसी में पार्ट सी के बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो पार्ट सी के सारे वहाँ पे क्वेश्चन आप क्विज है वो दो, और फ्री कंटेंट अगर आप कर लेते हो सारा और उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ ये सही है, अच्छा है, हमारे लिए ऐप अच्छा है, तो हमें इसको परचेज करना चाहिए, तो बिल्कुल वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। और मात्र 151 रुपये रखे हैं यार, ज़्यादा रुपये वहाँ पे है नहीं कि बहुत ज़्यादा है कि आप कर नहीं सकते। एक बुक नहीं आती है मॉडल पेपर की, और मैं तो वहाँ पे सारा आपको इतना बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ, करंट अफेयर वहाँ पे मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ पर मंथ का, तो आपको अच्छा लगे तो करना, पहले डेमो भी देख लेना आप, फ्री कंटेंट है वो आप देखना। पार्ट डी हम यहाँ पे करेंगे, राजस्थान सचिव का पदभार 15 दिसंबर 2021 को किसने ग्रहण किया? तो राजस्थान सचिव का पदभार 15 दिसंबर 2021 को महावीर प्रसाद शर्मा है, इनके द्वारा ये ग्रहण किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना सभी। राजस्थान के किन जिलों का घनत्व 500 से अधिक है? एक तो भाई जहां पर भी जयपुर जुड़ा हुआ है ना, जयपुर का तो 500 से ऊपर है घनत्व, तो जयपुर के साथ साथ कौन से? तो ऑप्शन बी और डी तो अपने आप गलत हो जाते हैं, और साथ में भरतपुर, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका, जयपुर और भरतपुर, इनका घनत्व 500 से ऊपर है।
राजस्थान में पावड़ा परियोजना किन जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? अब देखो, राजस्थान के अंदर जो पावड़ा परियोजना है ये क्रियान्वित की जा रही है अलवर और चित्तौड़गढ़। कहां पे की जा रही है? अलवर और चित्तौड़गढ़। बी आंसर हो जाएगा इसमें। भीमसागर परियोजना का संबंध किस जिले से है? देखो, उजाड़ नदी पर बनाया गया है भीमसागर। उजाड़ नदी है ना, उजाड़ है, ये उजाड़ नदी भाई, ठीक है ना। तो इस पे बनाई गई है भीमसागर परियोजना। और ये स्थित किस जिले में है? झालावाड़ में है। भीमसागर परियोजना कहां पे स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र स्थित है? तो उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा बायोगैस संयंत्र स्थित है। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा डेटोल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम, इसके तहत बच्चों में हाइजीन और स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु अथरू टाबर सोसाइटी के साथ एएमयू पर हस्ताक्षर कब किए हैं? अथरू टाबर सोसाइटी के साथ एएमयू पे हस्ताक्षर यानी समझौते पर हस्ताक्षर 6 दिसंबर 2021 को किए हैं भाई। कौन से जिले में मानव बसावट संरचना का घनत्व सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा? कौन से जिले में मानव बसावट और संरचना का घनत्व सबसे अधिकतम है, घनत्व अधिकतम है? ये आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। से आंसर इसमें हो जाएगा। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है और हाल ही में आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो रामसागरीय वन्य जीव अभ्यारण्य ये धौलपुर में स्थित है आंसर। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक आप बता सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये आप मुझे इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। क्या करेंगे? कमेंट आपको करके मुझे इसका आंसर बताना है कि इससे जुड़ा हुआ एक नया क्वेश्चन बना है, वो क्या है पिछले 6 महीनों में, तो वो मुझे आप बताएंगे। तरल ईंधन नेफ्था आधारित विद्युत ग्रह की स्थापना की गई। देखिए, तरल ईंधन नेफ्था आप कह सकते हैं, इससे आधारित धौलपुर के अंदर है, ये स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दशक में जनसंख्या घनत्व में कमी आई? ये नोट करने वाला क्वेश्चन है। ये क्या करने वाला है भैया? नोट करने वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। राजस्थान के किस दशक में जनसंख्या घनत्व में कमी आई? तो 1911 से 21 में राजस्थान के अंदर जनसंख्या घनत्व है उसमें कमी आई है। प्रथम साहित्यिक वैली कौन सी है? प्रथम साहित्यिक वैली, पहली साहित्यिक वैली कौन सी है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली साहित्यिक वैली है ये राउल वैली है, ये याद रखिएगा। सही आंसर। गुलाब कलंदर का मकबरा कहां पे स्थित है? गुलाब कलंदर का मकबरा जोधपुर में स्थित है। किस प्राथमिक स्तर को पूर्व में मालवा नगर कहा जाता था? किस प्राथमिक स्तर को पूर्व में मालवा नगर के नाम से जाना जाता था? मालवा नगर, नगर टोंक को जाना जाता था, ये याद रख सकते हैं आप। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? आप देखेंगे मिर्जा राजा जय सिंह है, इनको मिर्जा राजा की जो पदवी है ये दी गई है शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? शाहजहां के द्वारा। जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, जैविक नीति की खेती को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। और नॉर्मली देखिए जितनी भी नीतियां है ना, मोस्टली कह रहा हूं, सब नहीं है, उसको लगभग राजस्थान ने पहली बार लागू किया है। सुमेल युद्ध स्थल है, सुमेल युद्ध स्थल है, तो ये कहां पे स्थित है? तो सुमेल, आपको पता है कि गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, ठीक है ना। तो शेरशाह और किन के मध्य हुआ था, ये आप मुझे बताओ, ठीक है। तो ये युद्ध स्थल पाली में स्थित है, दया आंसर हो जाएगा। और इसमें शेरशाह ने कहा था, जो गिरी सुमेल युद्ध हुआ था इसके बारे में कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी बादशाह खो देता। जोगी महल, जोगी महल रणथंभौर में स्थित है। जोगी महल कहां पे स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण संख्या बनी। रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण संख्या या श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला बनी है। तो ये बनी है जोधपुर महाराज मानसिंह के समय। राज्य में तमाशा परंपरा कहां की प्रसिद्ध कला है? ये राज्य में तमाशा परंपरा जयपुर की प्रसिद्ध है। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज सर टॉमस रॉ था।
कौन था? सर टॉमस रो, बी आंसर। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था, इसको सवाई जय सिंह ने कब बसाया? देखिए, जयपुर शहर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर था। क्या था? जयनगर था। इसको किसने बसाया था? सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1783 में। और वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, याद रखना। अमर सिंह ने किससे अपने प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में भेजा? अमर सिंह ने किसे अपने प्रतिनिधित्व के रूप में मुगल दरबार भेजा? तो राजकुमार कर्ण है, अपने बेटे राजकुमार है कर्ण था, उसको भेजा था। जैतारण के युद्ध किनके मध्य हुआ? देखिए, जैतारण का युद्ध है ये शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ था। अभी हम बात कर रहे थे इसी जुड़े हुए फैक्ट की। शिव सिंह ने शुरू राज्य की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कब संधि की? देखिए, शुरू नहीं है, ये सिरोही है ना, सिरोही है ना। शिव सिंह ने सिरोही राज्य की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1823 में संधि की थी। अंतिम रियासत थी जिन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की है, तो ये याद रख लेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुडयार्ड किपलिंग ने ये दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया है, ये किस दुर्ग के लिए कहा है? ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जुड़ता हुआ अपने आप हो जाता है। तो ये तारागढ़ बूंदी दुर्ग के लिए ये कहा गया है। किस वायसराय के द्वारा एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में उदयपुर के महाराजा को आमंत्रित किया गया था? तो देखिए, वायसराय लॉर्ड गजन के द्वारा किया गया था। और आपको पता है कि इस समय चेतावनी चुंगटिया लिखे गए थे फतेह सिंह को रोकने के लिए, तो ये याद रखना आप सभी जने, ठीक है ना। तो उसके बाद में उन्होंने जाना बंद कर दिया था। तो ये किसने लिखे थे चेतावनी चुंगटिया? 13 सोरंठे लिखे थे। तो ये याद आप मुझे कमेंट करके बताओ सभी जने। और आप कहोगे सर आज इतने कमेंट क्यों करवा रहे हो आप हमसे? भाई आप कमेंट करते ही नहीं हो, तो इसलिए कमेंट करवाना जरूरी है आपसे। इस शासक को शासनकाल पादलक या सवर्ण युग माना जाता है, ये विग्रहराज चतुर्थ का माना जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य उद्यान कहाँ पे स्थित है? सूर्य उद्यान है अजमेर में स्थित। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साला, बर्बाद करके ही जाता है, ये कहावत किस शासक के संबंध में मेवाड़ में चलन में आई? देखो, दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साला, बर्बाद करके जाता है, ये कहावत किस शासक के संबंध में मेवाड़ में चलन में आई है? तो राणा मोकल के संबंध में ये आई है मेवाड़ में चलन में। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। छत्तर सिंह और पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए? देखिए, छत्तर सिंह और पंचम सिंह ये तस्सीमो कांड है, इसके अंदर ये शहीद हो गए। शाहजादा खुरम, शाहजहां कह सकते हैं आप इसको, और ने गुजरात अभियान और 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने कहां पर शरण ली? देखो, शाहजहां है, इन्होंने गुजरात अभियान के दौरान और 1857 क्रांति के समय कोटा से जो आए थे सैनिक, उन्होंने जगमंदिर में शरण ली थी, ये याद रखना है हमें। उदयपुर का प्राचीन नाम किवी या सिवी था? उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? सिवी कह सकते हैं या आप किवी कह सकते हैं। और इसकी राजधानी थी मध्यमिका। राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका थी। बंधेज का प्रमुख केंद्र क्या है? देखिए, बंधेज के लिए जोधपुर और जयपुर जाना जाता है, ये याद रख सकते हैं आप। अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अमर सिंह, देखो, मेवाड़ की तात्कालिक राजधानी कौन सी थी? संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड। तो अमर सिंह का राज्याभिषेक हुआ था चावंड में। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो देखो, एक तो नुसरत खां था, दूसरा उलूम खां था, तो ये दोनों ही थे। सही आंसर इसमें हो जाएगा। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है? तो ये राय सिंह रहा था। राजस्थान के अधिकांश मंदिर किस शैली में निर्मित है? राजस्थान के अधिकांश मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये आंसर आप बताएंगे, तो किस शैली में बने हुए हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ।
देखिए अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शिले में बने हुए हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है वो है त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो त्रिपुर सुंदरी है ये यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है आपका बांसवाड़ा में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम करेंगे। और देखिए एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसका आंसर भी आपको बता देंगे। सही आंसर बताया था मैंने शुरू में। इनमें से किसने लोकवाद और लोक कलाओं का विश्व मंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किया था। इनमें से किसने लोकवाद और लोक कलाओं का विश्व मंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किया था, तो पद्मश्री कोमल कोठारी इनके द्वारा किया गया था। मोठडा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। मोठडा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, तो ये ओढ़नी में आता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है जाव से क्या आश्चर्य है। अब यार जो गांव में रहते हैं और जो किसान जाति के लोग हैं वो तो जानते हैं। देखो जाव मोस्टली होता है जो घर के पास में या कुएं के पास की जो कृषि भूमि होती है ना वो जाव कहलाती है। कुएं के पास की जो कृषि भूमि होती है वो क्या कहलाती है, जाव कहलाती है मोस्टली। तो ये जरूर याद रख लेना, जो रबी की फसल करते हैं वो उनको पता है। सुबटिया लोकगीत किससे संबंधित है। देखिए सुबटिया लोकगीत है भील स्त्री से जुड़ा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे, तो ये लक्ष्मण सिंह थे भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सभी जने, भूल मत जाना। जिला आयोजना समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जिला निर्वाचन समिति में सदस्य कितने होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है, अगर आप समझ हो तो देखो इसमें 20 तो होते हैं निर्वाचित और 5 होते हैं पदेन, टोटल होते हैं 25। तो ये याद रख लेना। और ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों कार्यकाल का सही क्रम है, तो हरिदेव जोशी, उसके बाद में भैरू सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर, ये क्रम एकदम सही है। और ये 101 क्वेश्चन ये कल की क्लास में हम करेंगे। आपको बताना है हाड़ौती बोली राजस्थान किस जिले में नहीं बोली जाती, इसका आपको मुझे कमेंट करना है आंसर। मिलते हैं नई क्लास के साथ। पर हाँ आगे जाने से पहले जिन्होंने भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है बिल्कुल भाई साहब डाउनलोड कर लीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, चाहे तो आप प्ले स्टोर में हमारा ये नाम लिखिए JEPYPHAKR बिना स्पेस दिए, इस लोगों का ऐप है, डाउनलोड कीजिए। राजस्थान पुलिस के कोर्स में जाइए, वहाँ पे फ्री कंटेंट डाला हुआ है पार्ट ABCD के नाम से, वो जाके आप देखिए। इसके अलावा वहाँ पे PDF डाली हुई है, YouTube क्लास PDF, वहाँ पे आप मॉडल पेपर है वो आप रीड कर सकते हैं फ्री में। और इसके अलावा अगर आपने कोर्स पूरा परचेज किया है 151 रुपये अभी है, ठीक है। अब मैं हालांकि ये अलग बात है कि महीने 10-15 दिन बाद में इसकी रेट आपको ज़्यादा मिल सकती है, डबल मिल सकती है। अभी आपके पास मौका है, आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है हर महीने का करंट अफेयर, यहाँ पे आपको राजस्थान जी की क्विज मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पार्ट C की मिल जाएगी और रीजनिंग की क्लासेस स्पेशल डालेंगे यहाँ पे। तो ये है हमारे यहाँ पे फीचर। तो मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।